नमस्कार दोस्तों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जीसी पांडे। आरओ एआरओ की सीरीज चल रही है जिसमें हम एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुके हैं या उनके पूछे जाने की संभावना है, उसी को आधार बना करके हम लोग काम कर रहे हैं। और हर सब्जेक्ट की जो के टेस्ट पेपर्स आपको इसमें मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और उनके वेल एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेंगे। तो नाउ स्टार्ट प्रैक्टिस सेट में फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, ट्रैकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, पल्मोनरी सिराएं और एल्वुलाई। ट्रैकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, पल्मोनरी सिराएं और एल्वुलाई। अब इसको देखिए, पहले हमेशा हर ऑप्शन पर विचार करना चाहिए। पहले विकल्प पर विचार करिए। ट्रैकियोल्स क्या होता है? एक्चुअली ट्रैकियोल्स जो होता है, जैसे कुछ इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो उनसे में जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो किससे होता है? उनमें जो ब्रीदिंग होती है वो इनसे होता है। ब्रोंकियोल्स क्या है? ब्रोंकियोल्स वो पार्ट है जिसमें जब हम इनहेल करते हैं, किसको? एयर को जब इनहेल करते हैं, ठीक है, तो वो इन्हीं ब्रोंकियोल से हो करके ही क्या होती है? एयर। ये तीन ही एयर बैलून्स हैं, उन्हीं से ये क्या होती है? पास होती है। पल्मोनरी सिराएं क्या हैं? आप लोग जानते हैं, कल इसके पहले के टेस्ट पर हम बता भी चुके हैं। जैसे ये आपका हार्ट है सपोज दैट, और इस हार्ट में ये आपके 4 चैम्बर हैं, तो इसमें पहले ब्लड आता है इस चैम्बर में, ठीक है, उसके बाद आता है निलय में। निलय से पल्मोनरी आर्टरी होती है जो ले जाती है लंग्स में किसको? ब्लड को, फॉर ऑक्सीजनेशन। लेकिन जब इसमें फिल्टर हो जाता है, ठीक है, किसमें? लंग्स में ब्लड, तो इसमें जो एक पल्मोनरी वेन आती है, ये क्या है? पल्मोनरी वेन। ये क्या थी? पल्मोनरी आर्टरी। चूंकि ले जाती है फेफड़ों के लिए रक्त, तो आर्टरी होगी, ले जाने वाली आर्टरी कहलाती है, और वापस लाने वाली क्या कहलाती हैं? वेन्स कहलाती हैं। ठीक है, धमनी और सिरा की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर इसका काम है, यानी पल्मोनरी वेन क्या करती है? पल्मोनरी वेन्स का काम होता है वापस हार्ट के लेफ्ट जो है आर्किल में ब्लड को लाना। तो जाहिर सी बात है ये भी नहीं है, यानी इस तरह से ये भी नहीं है, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो सही क्या हुआ? एल्ब्यूलाइज। एल्ब्यूलाइज आपके यहां काफी, आपके लंग्स में काफी ज्यादा संख्या में पाई जाती हैं, और ये एल्बुलाई ही हैं जो क्या करती हैं, जब एयर आती है तो उसमें उनके वेट के आधार पर क्या करती हैं? इसको वो अलग करती हैं, यानी एक्सचेंज करती हैं गैसों का, ठीक है, जिसमें अलग बाकी गैसें निकाल दी जाती हैं और जो है ऑक्सीजन को ये ग्रहण कर लेती हैं। अब ऑक्सीजन क्या हो जाती है? इन हो जाती है, और जो CO2 होती है वो क्या हो जाती है? आउट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जो एल्बुलाइज हैं इनका ये काम होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? डी आंसर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अब ये ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है? ये कई देशों में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। बेसिकली ये हीमोग्लोबिन की कमी से नहीं होता है, या मेटा हीमोग्लोबिन के उससे भी नहीं होता है, जबकि जहां पर नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा रहती है, यहां पर क्या दिया है? नाइट्रेट दिया हुआ है, समझिएगा। जहां पर नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा होती है वहीं पर यह हीमोग्लोबिन कई तरह का रिएक्शन कर लेता है, और उस रिएक्शन के बाद क्या हो जाता है कि उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम होने लगती है, समझ रहे हैं। और उनका जो बच्चों का जो कलर होता है थोड़ा सा वो नीला सा पड़ने लगता है, बच्चे बहुत कमजोर से हो जाते हैं, शरीर को पूरा नीला सा पड़ने लगता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? नाइट्रेट। बेसिकली नाइट्रेट की कमी से क्या हो जाता है? ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? इस पर अभी हम एक सीरीज देंगे, आपको एक वीडियो देंगे पूरा, तो आप मच्छर जनित बीमारियां जितनी होती हैं उनको आप सर्च करेंगे, आपको मिलेगा, ठीक है, उनको अच्छे से जानिएगा। अभी मैं संक्षेप में आपको बता दे रहा हूं। यहां पर देखिए, मच्छर बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं।
एक आप जानते हैं एनाफिलीज, यहां देखिएगा इसमें सब मादाएं ही होती हैं, एनाफिलीज, ठीक है। दूसरा हो जाता है एडीज, और तीसरा हो जाता है क्यूलेक्स। तीसरा क्या है? क्यूलेक्स। एनाफिलीज जो होती है वो किसकी वाहक होती है? प्रोटोजोआ की वाहक होती है। किसकी वाहक होती है? प्रोटोजोआ की वाहक होती है। एडीज और ये क्यूलेक्स, ये दोनों ही बेसिकली वायरस के वाहक होते हैं। किसके? वायरस से के वाहक होते हैं। क्यूलेक्स जो होता है ये कुछ कृमि होते हैं, कृमि, ठीक है ना, उन कृमियों के भी वाहक होते हैं। किसके? कृमि जो होते हैं उनके भी वाहक होते हैं। अल्टीमेटली ये बॉडी में क्या करते हैं? जैसे अब देखिए, एनाफिलीज से जो बेसिकली बीमारी होती है वो क्या होती है? एनाफिलीज से जो बीमारी होती है स्पेशली वो मलेरिया होती है। क्या है? मलेरिया, जो बहुत ही कॉमन डिजीज होती है। एडीज से दो तरह की बीमारियां बहुत प्रमुख हैं। एक तो है डेंगू, दूसरा है नया नया आया है, खूब चल रहा है इस समय, चिकनगुनिया, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? डेंगू में बहुत ज्यादा फीवर आता है, लेकिन चिकनगुनिया में भी फीवर आता है, लेकिन इसका लक्षण यह है कि इसमें आपके जोड़ों में, शरीर में बहुत दर्द होता है, ठीक है। तो चिकनगुनिया हो गया। इसी के साथ साथ एक इंसेफ्लाइटिस की बात भी होती है। तो स्पेशली इंसेफ्लाइटिस भी जो है वो इसी से होता है, यानी ये एडीज मच्छर बहुत खतरनाक होता है, समझ लीजिएगा आप लोग। तो डेंगू अब इसमें देखिएगा, इसमें कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है, तो डेंगू किससे होता है? मच्छर से होता है, ठीक है। फाइलेरियासिस, ये जो कृमि देख रहे हैं, क्यूलेक्स मच्छर जो कि कृमि का वाहक है, इसी से क्या होता है भैया? फाइलेरिया होता है। इसको हिंदी में हाथी पांव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी पांव भी कहते हैं। पैर बहुत मोटा हो जाता है, नीचे तक बहुत मोटा हो जाता है, इससे आपके टेस्टिस भी स्वेल कर जाते हैं, वृषण भी आपके फूल जाते हैं, उसका तापमान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसमें स्पर्म बहुत संख्या में मरने लगते हैं, यानी इससे स्टरिलिटी भी हो सकती है। स्टरिलिटी मतलब बंध्यता, यानी आपकी जनन क्षमता भी प्रभावित हो जाती है, ठीक है। तो ये फाइलेरिया किससे हुआ? तो फाइलेरिया भी मच्छर से हुआ, मलेरिया भी मच्छर से हुआ। बचा कौन? निद्रा रोग। ये जो निद्रा रोग है ये मच्छर से नहीं बल्कि ये सीसी मक्खी से होता है। सीसी मक्खी इसकी क्या होती है? वाहक होती है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें आंसर क्या सही होगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो ये निद्रा रोग जो है ये आपका मच्छर वाहित रोग नहीं है। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है। शीत प्रकोष्ठ मतलब इसको इंग्लिश में कहेंगे कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज। फल भंडारण दीर्घ भंडारण यानी लॉन्ग टाइम स्टोर, ठीक है। लॉन्ग टाइम स्टोरेज, दीर्घ भंडारण जीवन देता है, यानी लंबे समय तक उनका भंडारण किए रहते हैं और वो सरवाइव करने की कैपेसिटी भी रखते हैं। क्यों ऐसा हो जाता है कि लंबे समय तक फल या अन्य चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं, उनको कोल्ड स्टोर में स्टोर कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित रहती हैं, कोल्ड स्टोर में खराब नहीं होती हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना होता है, यानी वो सूर्य के प्रकाश के टच में नहीं आते हैं, इसलिए उनमें वो मेंटेन रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, यह ऐसा गलत है। वातावरण में बढ़ता CO2 की सांद्रता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। CO2 के बढ़ने से उनके जनन क्षमता या उनके खराब होने अच्छे होने में कोई खास महत्व तो नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ देखिए, आर्द्रता का बढ़ना, ह्यूमिडिटी का इंक्रीज हो जाना, ऐसा कुछ नहीं है। आर्द्रता बढ़ जाएगी तो भी वो खराब हो जाए जरूरी नहीं, क्योंकि आर्द्रता कई बार बढ़ जाती है लेकिन ठंडा रहता है, इसकी वजह से वो सरवाइव करते रहते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो इनमें जो
श्वसन है यानी जो रेस्पिरेशन है ये बहुत कम हो जाता है, और रेस्पिरेशन जब कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली रेस्पिरेशन से ही क्या होता है, एटीपी बनती है, और एटीपी ही क्या है, ये एनर्जी है जिससे हमारे जो है ये सब सरवाइव करते हैं। ठीक है, अब इनकी एटीपी का जो एटीपी फॉर्मेशन है यानी श्वसन की दर है वो इतनी स्लो हो जाती है कि ये केवल जीवित रह सकते हैं बस, तो इनमें जनन भी नहीं होता, इसीलिए आलू जमती नहीं है। कोई फल ऐसा रखा जिससे बीज निकल सकते, जिससे कि नया पौधा निकल सकता है, तो वो नहीं होता है, वो उसी तरह से न्यूट्रलाइज स्टेज यानी सुसुप्ता अवस्था में पड़े रहते हैं। ठीक है, और वो खराब नहीं होते हैं। तो आंसर क्या सही होगा इसमें, आंसर सही होगा सी। ठीक है, तो क्या होगा, श्वसन दर कम हो जाती है, इसकी वजह से वो खराब नहीं होते हैं। हाँ, इसके पीछे और भी कारण हैं, लेकिन चूंकि ऑप्शन हमारे पास जितने दिए हमको उतना ही समझना है, इसलिए अभी मैंने इसमें आपको समझा दिया। रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? निम्न में से विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में विश्व का पहला पूछ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा, विश्व का पहला पूछ रहा है। ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट, नॉट इंडिया फर्स्ट। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन अब देखिए आप इसमें तो मिले 4 ऑप्शन है, डॉक्टर वेणुगोपाल, विलियम हार्वे, क्रिश्चियन बर्नार्ड और विलियम बैट्रिक। देखिए, विलियम बैट्रिक का संबंध किसी भी तरीके से हार्ट से नहीं है, इनका कोई भी रिलेशन जो है वो हार्ट से नहीं है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन नहीं होगा। विलियम हार्वे के बारे में आप लोग जानते हैं, विलियम हार्वे साहब जो है इन्होंने क्या किया था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किया था। इसके बारे में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हिंदी में कहते हैं रुधिर परिवहन तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जो हमारे मनुष्य के अंदर रुधिर है वो ये एक बंद परिपथ के अंदर, क्लोज सर्किट के अंदर ही क्या होता है, बहता है। तो रुधिर संचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। अब एक दो नाम आपके सामने बचे हैं, जाहिर सी बात है ये बी भी नहीं होगा, क्योंकि पहला विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण के बारे में पूछ रहा है। तो क्या होगा बेटा, आपस में और समझिए आप ध्यान से कि बेसिकली अब डॉक्टर वेणुगोपाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। एक्चुअली डॉक्टर वेणुगोपाल साहब जो है ये इंडिया के पहले हार्ट ट्रांसफर हैं। ये किसके हैं, इंडियाज फर्स्ट इन्होंने भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपित किया था। तो अगर भारत में पूछे तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर वेणुगोपाल ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर वेणुगोपाल ऑप्शन हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि ये वाला जो ऑप्शन है ये भी क्या हुआ, गलत हुआ, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब कौन बचे, क्रिश्चियन बर्नार्ड साहब। आंसर क्या होगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड ये एक साउथ अफ्रीकन, दक्षिणी अफ्रीका के ये एक हार्ट सर्जन थे, और इन्होंने ही पहला क्या, ह्यूमन टू ह्यूमन, पहला ह्यूमन टू ह्यूमन क्या किया था, हार्ट आपका हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, पहला हृदय प्रत्यारोपित किया, पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। तो विश्व स्तर पर सबसे पहले नाम अगर पूछे तो क्या आ जाएगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड का नाम आ जाएगा। तो क्या होगा इसमें आंसर, आंसर इसमें सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य दृष्टि के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, यानी देखने के लिए आपकी दृष्टि बढ़े इसके लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा विटामिन आवश्यक होगा, जरा इसको ध्यान से देखिए। फोलिक अम्ल, आप जानते हैं पहला ऑप्शन क्या आपके सामने है, फोलिक एसिड। देखिए भैया, अगर फोलिक एसिड की बात करें तो आप जानते हैं ये आयरन ग्रुप है, ये क्या है, आयरन ग्रुप है, यानी लौह समूह की बात कर रहे हैं, यानी ये आपके रुधिर में जो है वो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फोलिक एसिड ग्रुप आयरन ग्रुप है, इसका कहीं भी इससे दृष्टि से कहीं पर भी, यानी विजन, दृष्टि मतलब
विजन से, आंखों की दृष्टि क्षमता से है, ठीक है, तो फोलिक एसिड नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है राइबोफ्लेविन। आप जानते हैं विटामिन B2 जो है आपकी, इस विटामिन B2 को क्या कहा जाता है? राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन B2 क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन बोलते हैं। और B2 जो है, B2 से कहीं पर भी दृष्टि से का कोई संबंध नहीं है, जाहिर सी बात है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब तीसरा है नियासिन। नियासिन यानी विटामिन B3, ठीक है, इसका भी कोई संबंध नहीं है क्योंकि सब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आती है। ये दोनों ही किसमें आते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरे को आप शॉर्ट में इतना जान लीजिए कि इन सब का संबंध किससे होता है? स्पेशली मेटाबॉलिज्म से होता है। मेटाबॉलिज्म यानी उपापचयी प्रक्रिया से होता है। उपापचयी प्रक्रिया इन द सेंस कि आपका संबंध कहीं ना कहीं पाचन से होता है, और जब पाचन ठीक रहेगा तो सब ठीक रहेगा। ये सामान्य सिद्धांत है, इसलिए इससे बहुत सारी चीजें हैं। अब बचा क्या आपके पास? रेटिनॉल, विटामिन ए। रेटिनॉल को क्या कहते हैं हम? विटामिन ए, ठीक है ना। और विटामिन ए कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है, इसको हमने एक किसी वीडियो में बताया भी है। यहां पर थोड़ा मैं आपको फिर समझा दे रहा हूं, ध्यान समझ लीजिएगा। एक्चुअली बनती है आपके अंदर रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन से क्या होता है हम रात्रि में देखते हैं, ठीक है ना। जब हम दिन में आते हैं तो ये टूट जाती है, किसमें? रेटिनिन में टूट जाती है, और ये ऑप्सिन में टूट जाती है। रेटिनिन में और ऑप्सिन में टूट जाती है। जब फिर हम अंधेरे में आते हैं तो ये दोनों मिल करके फिर क्या बना लेती हैं? रोडोप्सिन बना लेती हैं, और हमें रात्रि में या कम प्रकाश में दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इन दोनों के जुड़ने के लिए कोई चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? तोड़ने के लिए मौलवी साहब नहीं चाहिए, पंडित जी नहीं चाहिए, पर शादी कराने के लिए क्या चाहिए? विवाह कराने के लिए पंडित जी चाहिए ना। तो यहां पर पंडित जी की भूमिका में कौन है? विटामिन ए है। विटामिन ए यानी रेटिनॉल, इसी को क्या बोलते हैं? विटामिन ए बोलते हैं। ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। समझ गए होंगे आप। तो आंसर क्या होगा? सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन ए होता है। आंसर क्या होगा? डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। किसका अवयव नहीं है? देखिए, अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो यह भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक है। जाहिर सी बात है इसमें नाइट्रोजन उपस्थित है। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए किसका बना होता है? आरएनए बेसिकली 3 चीजों का बना होता है। एक क्या है? राइबोज शुगर, ध्यान समझिएगा, डिटेल समझ जाएंगे आप लोग। राइबोज शुगर। दूसरा है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। और तीसरा है बेस, ठीक है, बेस यानी नाइट्रोजनिक क्षार। बेस यानी नाइट्रोजनिक क्षार, ठीक है ना। तो क्षार तो पाया जाए। अब बेस फिर डिवाइड होता है किसमें? आप लोग जानते हैं, प्यूरिन्स में, प्यूरिन्स में और पिरीमिडीन्स में। प्यूरिन्स फिर किसमें डिवाइड होता है? एडेनिन में और ग्वानिन में, ठीक है। पिरीमिडीन किसमें डिवाइड होता है? यूरेसिल में और साइटोसिन में। यूरेसिल में और साइटोसिन में। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है बेस। ये दीज आर द नाइट्रोजेनिक बेस। तो इसमें भी नाइट्रोजन अवेलेबल है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। डीएनए की बात करें तो सब कुछ यही है, बस थोड़ा सा अंतर आ रहा है। क्या अंतर आ रहा है साहब? ध्यान से देखिएगा। जहां राइबोज शुगर है, इससे पहले क्या जुड़ जाएगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर जुड़ जाएगा।
ठीक है ना, यानी डीऑक्सी जुड़ जाएगा, ये क्या होगा, इतना डीऑक्सी जुड़ गया, ठीक है भाई, वो शुगर पहले से ही था, तो ये बदलाव होगा। दूसरा यहां पर जो यूरेसिल देख रहे हैं आप, किसमें, पिरिमिडीन्स में, इस यूरेसिल की जगह पर क्या होता है, थाइमीन होता है, ठीक है ना, थाइमीन होता है। बाकी सारी चीजें वही है जो किसमें है, आरएनए में है। जाहिर सी बात है ये आंसर भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा साहब, आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। क्यों होगा, कार्बोहाइड्रेट जो बना होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात लगभग वही होता है जो जल का होता है, ठीक है, यानी अगर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं तो 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या होगा साहब, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 8वां क्वेश्चन, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। अनुक्रम का मतलब क्या होता है, अनुक्रम का मतलब होता है सीक्वेंस, क्या होता है, सीक्वेंस, ठीक है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार यानी सीक्वेंस बेस में परिवर्तन कहलाता है। चलिए नीचे शुरू करते हैं इसको। प्रजनन आप लोग जानते हैं, अनुक्रम आधार में परिवर्तन का प्रजनन से कोई संबंध नहीं है, ये आंसर गलत है। संयोजन यानी मिल जाना वाला प्रोसेस भी इसमें नहीं होता, ठीक है ना। समजात गुणसूत्रों के जोड़े जरूर बनते हैं, लेकिन उन जोड़ों में अनुक्रम का, सीक्वेंस का कोई परिवर्तन नहीं होता है कि आगे पीछे सीरीज पूरी बदल जाए, जो 21 है वो 22 हो जाए, जो 21 है वो 20 हो जाए, 20 है जो 22 हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है ये आंसर भी नहीं होगा। प्रतिरूपण यानी एक तरह से फोटो कॉपी करना, ये भी नहीं होता, क्योंकि अनुक्रम आधार में परिवर्तन अगर फोटो कॉपी कर ली आपने तो कैसे परिवर्तन हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है ये भी नहीं होगा। इसमें आंसर होगा ए। क्या होगा, आंसर होगा उत्परिवर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटेशन। उत्परिवर्तन जो है बेटा, इसको ध्यान समझिएगा, उत्परिवर्तन एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ह्यूगो डी ब्रीज साहब ने एक थ्योरम दिया था, किसकी, उत्परिवर्तन की थ्योरम दिया था। इन्होंने ये बताया था कि मानव के गुणसूत्रों की संरचना, संख्या या उनके किसमें या उनके सीक्वेंस में, उनके क्रम में परिवर्तन हो जाता है। ये परिवर्तन अचानक और अनायास होता है, लेकिन इसका प्रभाव शरीर पे दिखाई पड़ता है। ये परिवर्तन दोनों प्रकार के होते हैं। ये परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो सोमैटिक सेल्स में होते हैं, यानी कायिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसा परिवर्तन वंशानुगत नहीं होगा, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो परिवर्तन जर्म प्लाज्म में हो गया है, यानी जनन कोशिकाओं में हो गया है, शुक्राणु और अंडाणु में हो गया है, स्पर्म और ओवम में हो गया है, तो वो परिवर्तन क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत हो जाएगा। और क्या होता है, उत्परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी, यानी उत्परिवर्तन प्रकृति में नई प्रजातियों के जन्म के लिए भी उत्तरदायी होता है। लेकिन ये उत्परिवर्तन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो प्रजाति बनती है वो किसी काम की नहीं होती है, यानी बहुत गड़बड़ हो जाता है मामला, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, उत्परिवर्तन होगा, आंसर क्या होगा, ए। आइए 9th क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन को बोलते हैं इंग्लिश में नोड्यूल फॉर्मेशन गांठ गठन के लिए आवश्यक है। आप जानते हैं जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं, अगर उनकी जड़ों में आप जाएं, जड़ों को ध्यान से देखें, तो जड़ें जो होती हैं, ये जो जड़ें देख रहे हैं आप इस तरह से, इनकी जड़ों में क्या हो जाता है, लास्ट में ऐसे ये फूल जाती हैं, लास्ट में ऐसे क्या होती हैं, ये फूली होती हैं। और जहां ये फूली होती हैं, इसी में मुख्य रूप से जीवाणु, कौन से जीवाणु, जैसे एजिटोबैक्टर है, क्लास्ट्रीडियम है, राइजोबियम है, ये सब जीवाणु होते हैं। और ये जीवाणु इनमें पाए जाते हैं, और ये वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इसको नाइट्रोजन को
नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। और आप जानते हैं नाइट्रेट के स्वरूप को ही पौधे ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन के स्वरूप में नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। जब तक नाइट्रोजन का नाइट्रेट में परिवर्तन नहीं होगा तब तक पौधों के लिए उसका कोई मतलब नहीं है। और ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? इस परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो काम है वो कौन करते हैं? बहुत सारे बैक्टीरियाज करते हैं। ठीक है भैया, अब समझिएगा एक्चुअली जो पोषक तत्व है इसमें, जो कि ये नोड्यूल बन सके, अगर ये नोड्यूल नहीं बनेंगी तो इनमें ये नाइट्रोजेनिक जो बैक्टीरिया मैंने बताया भी आपको, ये फॉर्म ही नहीं हो पाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। और इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है बोरान। क्या है? बोरान। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो आंसर क्या होगा? 9th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर होगा, बोरान। ठीक है, बोरान मतलब ये और भी बहुत सारे तत्व आवश्यक होते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा होता है? बोरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, कह रहा 1 किलोग्राम नत्रजनन यानी नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है? आप जानते हैं जब हम पौधों को यूरिया देते हैं तो यूरिया से फॉर्मेशन होता है किसका? नाइट्रोजन का। और ये नाइट्रोजन बाद में कन्वर्ट कर दी जाती है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से या अन्य से, किसमें? नाइट्रेट में परिवर्तित कर दी जाती है। अभी मैंने आपको बताया था, किसमें? नाइट्रेट में, नाइट्रेट में। ठीक है ना? तो और यही नाइट्रेट जो होती है वो प्लांट क्या करते हैं? इसी नाइट्रेट को प्लांट यूज करते हैं। इसी नाइट्रेट को प्लांट क्या करते हैं बेटा? यूज करते हैं। ठीक है ना? अब कितना, अगर यानी कितनी नाइट्रोजन हो तो यह परिवर्तन होगा। एक्चुअली क्या होता है, लगभग 1.5 गुना क्या होता है, या 2 गुना के आसपास आवश्यक होती है। यानी अगर कायदे से देखा जाए तो अगर 1 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए आपको, तो आपको लगभग इसका 2.5, लगभग कितना? 2.5 kg क्या चाहिए आपको? 2.5 kg क्या चाहिए? यूरिया चाहिए। और यही यूरिया क्या होगी? नाइट्रोजन में परिवर्तित होगी। समझ रहे हैं ना आप? और यही फिर नाइट्रोजन क्या हो जाएगा बाद में? यही नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना? तो लगभग कितना होना चाहिए? दुगने से ज्यादा होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा? जो कि 1 किलोग्राम के बारे में पूछ रहा है ना, उस हिसाब से क्या हो जाएगा? लगभग 2.5 किलोग्राम। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा। कितना चाहिए? 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी? तो कितना, तो इसमें आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा 2.5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विटामिन के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। पहला कह रहा है कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। अगर हमारे विटामिन वाले वीडियो को देखेंगे तो उसमें हमने बताया है स्रोत में कि आंत के जीवाणु, आंत के जीवाणु, यानी कुछ विटामिन ऐसे हैं जो आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आंतरिक सूक्ष्म जीवों यानी इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वाज बैक्टीरिया मोस्ट लाइकली द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन क्या कह रहा है? ये सही नहीं है। गलत क्या है इसमें वो पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये वाला आंसर नहीं होगा। सेकंड कह रहा है कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं। तो विटामिन के वीडियो में अगर आप जाएंगे तो हमने आपको बताया है कि केवल एकमात्र विटामिन है और उसे कहते हैं विटामिन डी। विटामिन डी को हम हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक्चुअली विटामिनों को हम बाहर से लेते हैं। विटामिन क्या है? एक पोषक पदार्थ के तौर पर हम बाहर से लेते हैं, लेकिन हार्मोन हमारे शरीर के अंदर ही संश्लेषित होते हैं।
लेकिन केवल एकमात्र विटामिन है विटामिन डी, जो हम बाहर से तो लेते ही हैं, बाह्य स्रोत से तो ग्रहण ही करते हैं। इनका हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश में, गुनगुने प्रकाश में हमारी त्वचा के द्वारा उनका संश्लेषण भी किया जाता है, यानी विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर बनती भी है। तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुछ यहां क्या कर रहा है, ऑप्शन ये, कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं। जाहिर सी बात है, एकदम सही कह रहा है स्टेटमेंट, चूंकि गलत पूछ रहा है इसलिए ये भी नहीं होगा। अगला कह रहा है कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। तो भाई याद करिए आप लोग वीडियो को, नहीं तो देख लीजिएगा। सीरीज बांटी है हमने, इसमें आपको दो तरह के विटामिन होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील, एक होते हैं वसा में घुलनशील। तो मुख्य रूप से विटामिन बी और सी क्या हैं, जल में घुलनशील हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। जबकि विटामिन ए, डी, ई और के, अगर हम फैट सॉल्युबल की बात करें और वाटर सॉल्युबल की बात करें, तो फैट सॉल्युबल में ए, डी, ई और के आएगा, जबकि वाटर सॉल्युबल में क्या आएगा, स्पेशली विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी और सी आएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, ये क्या होते हैं, ये हमारे शरीर में लंबे समय तक डिपॉजिट भी रह सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? इसीलिए ये जो विकल्प कह रहा है कि कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कह रहा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो बचा क्या आपके पास, विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। अभी हमने उत्तर दिया आपको कि विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील विटामिन है। जाहिर सी बात है, फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल में केवल विटामिन बी और सी है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो उस हिसाब से आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ना हो तो वीडियो को रिपीट करके फिर से देखिएगा, आप समझ में आपको आएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की सतह से स्वदेन, इसको हम क्या कहते हैं, स्वेट कहते हैं इंग्लिश में। स्वेट मतलब इसका सामान्य शब्द है पसीना। ठीक है, पसीना, पसीना यानी स्वेट। स्वेट किससे मिलता है, किससे बनता है, जल होता है, कुछ खनिज लवण होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसलिए पसीना ठंडा होता है। शरीर का तापमान बाहर आता है इससे। कुछ एमिनो एसिड्स भी होती हैं जिससे आपके पसीने में स्मेल आती है। अलग अलग व्यक्तियों का पसीना इसलिए अलग अलग होता है क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों की अमीनो अम्ल भी क्या होती हैं, अलग होती हैं। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, पसीना बनता है। कह रहा है कि शरीर की सतह से पसीना जो है बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। यानी पसीना बहना जो है किस पर निर्भर करता है, सामान्य भाषा में क्या कहेंगे, पसीना बहना किस पर निर्भर करता है। कह रहा केवल वातावरण के ताप पर, नो डाउट वातावरण पर निर्भर करता है, यानी टेम्परेचर पर निर्भर करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या केवल टेम्परेचर पर निर्भर करता है, नहीं। जैसे अप्रैल का महीना होता है भारत में, तो अगर हम आप नॉर्दर्न इंडिया की तरफ हैं तो आप देखिए अप्रैल में पसीना कम होता है, मई में पसीना कम होता है, जून से थोड़ा ज्यादा शुरू हो जाता है, और जुलाई में तो बात ही न करिए आप। इसी तरह से अगर साउथ इंडिया में है तो आप नवंबर में जाइए, दिसंबर में जाइए, वहां आपको लौटते हुए मानसून की बारिश भी होती है, वहां ठीक ठाक पसीना यानी अच्छा खासा मॉइस्चर नमी होती है। तो जाहिर सी बात है कि नमी पर निर्भर भी करता होगा, यानी एक्चुअली केवल तापमान पर निर्भर नहीं करता। कई बार तापमान कम होता है फिर भी खूब पसीना आता है, उसका कारण है कि जो वातावरण की नमी होती है ये भी एक फैक्टर है, यानी जो मॉइस्चर होता है तो ये भी क्या है, ए भी एक फैक्टर होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ए भी चाहिए बी भी चाहिए तो आंसर क्या होगा फिर, वास्तव में ए और बी दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, जबकि ये क्या कह रहा है, ए और बी किसी पर नहीं। अरे भाई किसी पर निर्भर कैसे नहीं करता, पसीना कहां से आता है फिर। ठीक है, इस पर निर्भर करेगा, ए और बी दोनों पर निर्भर करता है। यानी पसीने का जो हमारे शरीर से उत्सर्जन होता है, जो पसीना निकलता है, वो तापमान पर भी निर्भर करता है और वातावरण के तापमान पर भी निर्भर करता है, और साथ में वातावरण में नमी कितनी है, मॉइस्चर कितना है, इस पर निर्भर करता है। जैसे जैसे नमी बढ़ती जाएगी, तापमान भले कम हो, पसीने का निकलना आपके शरीर से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
या लाल रंग का होता है, सही नहीं है। क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, सही नहीं है, नहीं तो पता लगा सही है। ये नहीं वाला बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है यह लाल रंग का होता है, भैया सबको ही जानते होंगे कि हीमोग्लोबिन कैसा होता है ब्लड में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हीरोद्री का रंग क्या होता है, लाल होता है। कह रहा है यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है। जाहिर सी बात है ना भाई कि इसका तो प्रमुख काम ही है कि फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले जाना, कोशिकाओं तक पहुंचाना, ठीक है ना। और अगला ये भी कह रहा है यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। बिल्कुल, जो कोशिकाओं में हमारी क्या होती है, रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन के बाद क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, अगर रिएक्शन को देखें आप तो क्या होगा, 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O। उसके बाद क्या, और इसमें क्या होगा, इससे पहले क्या लग जाएगा, C6H12O6, यानी C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 गिव्स क्या हो जाएगा, 6CO2 प्लस 12H2O प्लस ATP। ठीक है, तो इस आधार पर आप देखेंगे तो CO2 निकल रही है, 6CO2 निकल रही है और हम 6O2 को ले भी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाने का काम करता है। फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक है, यहां बदल दिया है, या ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। ऊतक कोई नई चीज नहीं बता रहा है, कोशिकाओं की बात कर रहा है। ऊतक क्या होता है, ऊतक क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि रचना और कारिकी में समान कोशिकाएं जो एक सुसंगठित समूह बनाती हैं, सुसंगठित पिंड बनाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। तो बात एक ही कर रहा है वो। जाहिर सी बात है कि अगर क्या पूछ रहा है, सही नहीं है, तो भैया ये वाला भी सही है तो आंसर नहीं होगा, ये वाला भी सही है, सॉरी ये वाला भी सही है तो आंसर ये भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, फेफड़ों से ऑक्सीजन, तो ये वाला भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा इसमें, आंसर क्या होगा इसमें, यह कुछ अम्लीय होता है। बताइए, कह रहा है कि यह कुछ अम्लीय होता है। तो हीमोग्लोबिन अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, बताइए भाई, ये अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या होता है, अम्लीय होता है। लेकिन जब रक्त के साथ और बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं तो उनमें क्या होता है, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। और चूंकि रक्त की बात करें तो रक्त का जो पीएच होता है, वो रक्त का पीएच जो है वो लगभग 7.2 से लेकर के, या कहीं कहीं पर आपको 7 क्या मिलेगा, 3 भी मिलेगा। तो लगभग क्या हो जाता है, 7.3 से लेकर के 7.5 तक हो जाता है किसका, पीएच ऑफ द ब्लड। चूंकि ब्लड क्या है, ब्लड इज अ मिक्सचर, ब्लड क्या है, एक मिश्रण है, इसलिए बाद में परिवर्तन क्षारीय में हो जाता है। लेकिन बेसिकली हीमोग्लोबिन क्या होता है, अम्लीय होता है। तो इस हिसाब से आंसर क्या सही होगा आपका, सी आंसर सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है। ये जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन है HbA1c, बेसिकली ये बताता है कि आपके अंदर जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कितना है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कितना है। अगर हीमोग्लोबिन कितना है, अगर हीमोग्लोबिन लगभग मेल की बात करें तो 12 से 15 है, तो इसका मतलब क्या है, इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर इससे कम हुआ तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब यह हुआ कि ये कम है। फीमेल में अगर 10 से 12 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब वो नॉर्मल है। ठीक है ना, यानी रक्ताल्पता। तो क्या होगा, ये जो मेजरमेंट है इससे आपकी रक्ताल्पता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, यानी खून की कमी बोलते हैं। तो ये टेस्ट किसके लिए होता है बेटा, एनीमिया की जांच के लिए होता है। ये टेस्ट जो आपका होता है वो एनीमिया की जांच के लिए होता है। तो आंसर क्या सही होगा, आंसर ए सही होगा। ठीक है, इसमें बाकी हीमोफीलिया एक लिंग सहलन गुण की बीमारी है, दुर्बल एक्स लिंग सहलन से होता है, एक्स से होता है। डायबिटीज आप लोग जानते हैं जो है उसकी बीमारी है,
और हाई ब्लड प्रेशर के बारे में भी आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका कहीं से कोई संबंध नहीं है। उत्तर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही क्या है? ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? यहां ध्यान दीजिएगा। राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, एजोला और वैस्कुलर आर्बुस्कुलर माइकोराइजा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि फास्फेटिक जैव उर्वरक यानी ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें क्या हो? फॉस्फेट जरूर हो। क्या होगा? फॉस्फेट अब जो उसमें अवश्य होना चाहिए। तो क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो राइजोबियम सीरीज है, ये राइजोबियम सीरीज है, ये फॉस्फेटिक सीरीज में ही आता है, ठीक है ना। फॉस्फेटिक सीरीज में ही आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइजोबियम आ जाएगा। नीलहरित शैवाल नाइट्रिफिकेशन करता है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 15 में क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? किस में प्रारंभ होता है? देखिए, जब आपकी बक्कल कैविटी से आएगा जब आपका फूड मटेरियल, तो यहां ये क्या हो गया? आमाशय। इसके बाद ये जो शुरू हुआ, ये क्या शुरू हुई? छोटी आंत। क्या शुरू हो गया? छोटी आंत शुरू हो गई, ठीक है ना। आमाशय में 3 एंजाइम निकलते हैं। एक है एमाइलेज, वैसे तो और भी ज्यादा एंजाइम है, बस महत्वपूर्ण समझिएगा। एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज एंजाइम जो है ये स्टार्च का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम वसाओं का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम दूध की जो घुलनशील प्रोटीन होती है केसीन, उसको कैल्शियम पैराकेसीनेट में परिवर्तित करता है, ठीक है। अब कौन बचा साहब? अब बचा यहां पर पेप्सिन एंजाइम। एक्चुअली पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? प्रोटीन का पाचन करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में आरंभ होता है? तो कहां से आरंभ हुआ? आमाशय। ये क्या हुआ? स्टोमक है ना भाई, ये बताइए, ये आमाशय है ना। तो आमाशय से ही इसका प्रारंभ हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? यकृत, मुख गुहा। मुख गुहा में आप जानते हैं केवल स्टार्च का शुरू होता है, इस पे टालिन एंजाइम काम करता है और लिंगुअल लाइपेज काम करता है, ठीक है ना। छोटी आंत में भी किसका जो है, जो ग्लूकोज है, जो आपकी एमिनो एसिड हैं, जो बची हुई एमिनो एसिड होती हैं, पेप्सिन क्या करता है? ये पेप्सिन प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर देता है और उनको एमिनो एसिड में बदल देता है। जब छोटी आंतें पहुंचती हैं तो जो रेस्ट एमिनो एसिड बचती हैं, जिनका पाचन नहीं हो पाया रहता है, उनका पाचन वहां पर ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। पेप्सिन आमाशय में होता है और ट्रिप्सिन छोटी आंत में होता है, ठीक है। तो जो जितना हो सकता है वो ट्रिप्सिन करेगा, बाकी जो और बची उनको मल के साथ ही जो है वो बाहर कर दिया जाता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? छोटी आंत नहीं होगी, मुंह नहीं होगा, यकृत नहीं होगा, क्या होगा? आमाशय इसमें आंसर होगा, यानी इसमें डी आंसर पाया जाएगा, ठीक है। डी आंसर इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। सूखा रोग आप जानते हैं विटामिन डी की कमी से होता है। किससे होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। जाहिर सी बात है कि यह आंसर नहीं होगा। रक्ताल्पता एनीमिया, चाहे वो विटामिन B12 है, साइनोकोबालामिन, या वो फोलिक एसिड ग्रुप से हो, उनसे होता है। जाहिर सी बात है ये भी नहीं होगा। घेंगा आप जानते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। किससे? घेंगा क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्वाइटर बोलते हैं, जिसमें ये आपकी थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाती है, ठीक है। और ये किससे होता है? आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। बचा कौन इसमें? बेरी बेरी। बचा क्या?
बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग क्या है? बेरी बेरी 3 रोगों का मिश्रण है, 3 रोगों का मिश्रण है, जिसमें अपच या कब्ज एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक है तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां। और अगर जो चावल होता है, चावल का जो ऊपरी पार्ट होता है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? चावल की छीलन, चावल की छीलन, ठीक है। छीलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? पॉलिश। कई बार आप पॉलिश चावल खाते हैं, या मोस्ट लाइकली कह सकते हैं शहरों में तो वही मिलता है, क्योंकि पॉलिश जब एक बार और उसको मशीन में डाल दिया जाता है चावल को, तो उसकी ऊपरी परत छिल जाती है और वो चमकने लगता है, उसको बोलते हैं पॉलिश्ड राइस। चमकाने के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन वो हर चमकदार चीज सोना नहीं होती है। चावल दिखता तो चमकदार है वो, लेकिन उसकी ऊपरी परत छिल गई होती है और अल्टीमेटली आपको बेरी बेरी रोग का कारण बन सकता है, उससे अपच या कब्ज होती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसमें? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो आप जानते हैं विटामिन सी से क्या होता है साहब? स्कर्वी रोग होता है, दांत में होता है। विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी होती है। विटामिन ई से क्या होता है? बालों का झड़ना और नपुंसकता भी इससे होती है, ठीक है। और भी कई चीजें हैं, ठीक है। विटामिन के क्या करता है? ये जो विटामिन के है, यही रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। तो आंसर क्या होगा इसमें? विटामिन के होगा। आंसर क्या होगा? विटामिन के होगा, विटामिन के होगा, ठीक है। यानी 18 का आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा कह रहा है यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। एक्चुअली यहां से शुरू करते हैं। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन कह रहा है यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। एक्चुअली ये काम हमारे मस्तिष्क में करता है सेरिबेलम। कौन करता है? सेरिबेलम। ध्यान दीजिएगा, एक पार्ट है सेरिब्रम, जो मस्तिष्क का सबसे अग्र मस्तिष्क का भाग होता है और सबसे बड़ा भाग होता है। लेकिन ये जो सेरिबेलम आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये पश्च मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा भाग है, ये मुख्य रूप से शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए भी उत्तरदायी है। ब्रेन हैमरेज मोस्टली सबसे ज्यादा कब होता है? जब हमारे मस्तिष्क को कोई निर्णय लेना होता है और उस निर्णय के लिए उसको अधिक ऊर्जा चाहिए होती है। तो ऊर्जा किससे मिलेगी? रक्त से मिलेगी। तो क्या करता है मस्तिष्क जो है वो निर्देशित करता है, गाइड करता है किसको? हार्ट को, कि ज्यादा पंपिंग बढ़ाइए। ज्यादा पंपिंग बढ़ेगी तो आपका क्या होगा? पल्स रेट बढ़ेगा, नाड़ी का स्पंदन बढ़ जाएगा, आपका जो पंपिंग रेट है ये बढ़ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मली? इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि आपका जो ब्लड आर्च है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। स्पंदन बढ़ जा रहा है तो ये बढ़ जाएगा। और जब स्पंदन बढ़ेगा, कैसे कोई पानी निकालने की मशीन हो, नल हो आपका, आप ऐसे ऐसे नल चला रहे हो, अगर धीमे चलाओगे तो नल पानी नीचे धीरे निकलेगा, जाते चलाओगे कैसे क्या होगा? और तेज निकलेगा पानी। तो बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी है। जब हार्ट बीट बढ़ जाएगी, इसको क्या बोलते हैं? हार्ट बीट भी कहते हैं। हार्ट बीट जब बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? आर्टरी और वेन्स पर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और मस्तिष्क की हमारी जो नलिकाएं हैं, आर्टरी और वेन्स हैं, अक्सर ये प्रेशर को नहीं ले पाती हैं, उतना दबाव नहीं झेल पाती हैं और वो फट जाती हैं। और उनसे निकल करके जो ब्लड होता है, खून होता है, वो पूरे मस्तिष्क में फैलने लगता है। अल्टीमेटली मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वो कोमा की स्थिति में पहुंच जाता है। इसमें कोमा की स्थिति में पहुंच जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला भी काम करता है, यानी डायरेक्ट तो कंट्रोल नहीं करता लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल करता है। तो इसमें दोनों ही है ना। आंसर क्या दिखाई पड़ रहा है? 1 और 2 दोनों सही हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर?
1 और 2 दोनों सही है, यानी इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा, क्या हो जाएगा आंसर 1 और 2 दोनों सही है, यानी सी आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं सुहागा जो है ये एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, सुहागा यानी सिंदूर, ये जो है केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, रासायनिक पदार्थ है, बनाया जाता है। शिलाजीत भी एक पेय पदार्थ है, ठीक है, ठीक है, शिलाजीत क्या है, पेय पदार्थ है, तो ये भी लैब में बनाया जाता है, कोई ऐसा कोई चीज नहीं जिसे शिलाजीत अकेले निकलता हो, ठीक है, मिश्रण होता है कई चीजों का, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। हींग, एक्चुअली हींग एक पौधे से प्राप्त किया जाता है, ये ईरानी प्रजाति का एक पौधा है, इसकी जड़ों से एक लार निकलती है, जब जड़ों में होल किया जाता है तो उनसे एक लार निकलती है और उसी लार को एकत्र कर लेते हैं, उसी लार को हम एकत्र कर लेते हैं और वो हींग के तौर पर उसका हम लोग यूज करते हैं। ये महक वाली होती है, तो खानों में महक के तौर पर इस्तेमाल होती है, कह सकते हैं मसालों के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, ठीक है, शुद्ध तौर पर इस्तेमाल करते हैं आप इसको। इसमें अशुद्धियां भी पाई जाती हैं, जैसे ब्रेड मिला देते हैं, शकरकंद मिला देते हैं, खड़िया पाउडर मिक्स कर दिया जाता है इसमें, और कई बार तो जो है वो मिट्टी भी मिक्स कर दी जाती है, ठीक है। लेकिन ये सब छोड़िए, किससे मिलता है, ये एक ईरानी पौधा है और उसी ईरानी पौधे की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। तो आंसर क्या होगा इसमें, 20 का ए होगा, 20 का ये होगा। आज हमने आपको 20 क्वेश्चन का एक सेट कराया। अगला जो हमारा होगा वो जो है जो इसका थर्ड होगा, उसमें फिर 20 क्वेश्चन कराएंगे। हम तब तक क्वेश्चन कराएंगे जब तक हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाएगा कि हाँ अब आपके बायोलॉजी का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। बायोलॉजी के बाद हम फिजिक्स केमिस्ट्री पर आएंगे, फिर इसी तरह से हम जो दूसरे पार्ट साइंस के हैं उनके भी क्वेश्चंस आपको हम कराएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको काफी कुछ मिला होगा इससे आज। फिलहाल थैंक यू।